नमस्कार दोस्तों। आज के मेरे गेस्ट एक सीनियर एडवोकेट हैं। इन्होंने एक लॉ फर्म ही नहीं बल्कि एक लेगेसी को कैरी फॉरवर्ड किया है। मेरा बैकग्राउंड देख के आप ये तो समझ ही गए होंगे कि लेगेसी कितनी बड़ी है। इनके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 30 साल से ये बोरोवर्स के साथ गारंटियर्स और ऑक्शन परचेजर्स को ये रिप्रेजेंट करते चले आए हैं, चाहे वो डीआरटी हो, चाहे वो डीआरएटी हो या फिर सुप्रीम कोर्ट हो। इनके बारे में और भी जानेंगे, इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे और इनसे बहुत सारी बात करके मुझे और आपको बहुत कुछ नई बातें जानने को मिलेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आरएल के लीगल्स के मैनेजिंग पार्टनर विवेक कुमार का। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका शो पर। सर, 1969 से आपके फादर ने मेरठ में इस्टेब्लिश किया था पहला लॉ फर्म, मतलब प्रॉपर लॉ फर्म जिसे मैं कहूँ। जिस टाइम पे ये सब चीज़ें इतनी चलती भी नहीं थी, लोगों को पता भी नहीं था। आपके फादर के रूट्स तब से हैं, मतलब लीगल्स के साथ। जी। आपको ये लेगेसी मिली, आपने इस लेगेसी को कैसे कैरी फॉरवर्ड किया और अभी तक टाइम के साथ अगर आप देखें तो इसमें क्या क्या इवॉल्विंग चीज़ें आई हैं, आपको क्या लगता है? मैंने शुरुआत में जब वकालत शुरू करी तो आई वॉज बॉर्न विद द चॉइस कि आई हैव टू गो इनटू द लॉ। मुझे वकालत ही करनी थी, मेरी चॉइस में था, क्योंकि मैं अपने दादाजी से बहुत इंस्पायर्ड था। और हमने, जहाँ तक कैरी फॉरवर्ड की बात है, कि हमने उस टाइम में जब लॉ फर्म्स का कंसेप्ट नहीं था, फादर ने जब लॉ फर्म्स इस्टेब्लिश करी, उसका वर्किंग एटमॉस्फेयर या एनवायरनमेंट उसको क्रिएट करने के लिए था। उसके अलावा हमने समय के अनुसार अपनी लॉ फर्म को और अपने आप को, अपने सिस्टम को अपग्रेड किया। हमने अपने ऑफिस को डिजिटलाइजेशन उस टाइम पे किया जब डिजिटलाइजेशन के बारे में लोगों को मालूम नहीं था। कंप्यूटर्स आए, हमने कंप्यूटर्स किया। टाइपराइटर से इवॉल्व हुए इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स पे, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर से इवॉल्व हुए कंप्यूटर्स पे। ये हमारा रहा है आज तक का। सर, जब बात हम लोग लेगेसी की करते हैं तो लेगेसी में आपने जो चीज़ प्रिजर्व करके रखी है वो है किताबें। मुझे जहाँ तक अभी पता है ये 1800 से आपके पास किताबें हैं। जी। किताबों को आपने इतने अच्छे और इतनी अच्छी क्वालिटी में अभी तक कैसे रखा हुआ है? मैडम, अपनी बुक्स जो हैं ये हमारी लेगेसी भी हैं और हमारी ये आन बान और शान भी कह सकते हैं हम इसको। और हमारे लिए बड़ा ये प्राउड का मोमेंट भी है कि हमने जो, मेरे दादाजी जब पाकिस्तान से यहाँ पे आए आफ्टर पार्टीशन, तो ही कैरिड सर्टेन बुक्स, लॉ बुक्स उन्होंने कैरी करी। वो जनरल लेके आए, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, वापस नहीं जाएंगे, जो हमारे फोर फादर्स सोचते थे। लेकिन हमने फिर भी उसको करा। और जब ये हम यहीं हुए तो वो उस अपनी विरासत को मैंने आज भी संजो के रखा हुआ है। बुक्स वो मेरी पास उनकी निशानी भी कह लीजिए, या मुझे उनकी आशीर्वाद के रूप में आज भी रखी हुई हैं। उनको प्रिजर्व करना पड़ता है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है, वो हम फॉलो करते हैं। और एक बात और भी बीच में कहना चाहूँगा कि शायद यूपी लेवल की अगर बात करेंगे तो हमें इस बात का घमंड है कि हमारी बेस्ट लाइब्रेरी है टॉप 5 इन यूपी, जो एडवोकेट्स के पास होगी। मैं ये बात कर रहा हूँ बुक्स के बारे में, जर्नल्स के बारे में। और अब समय के अनुसार आजकल डिजिटलाइजेशन हो गया है, वो सारे सॉफ्टवेयर्स भी हम लोग रखते हैं, लेकिन साथ में बुक्स भी हमारे पास जर्नल्स के रूप में रेगुलर आती हैं। आज तक अप टू डेट हैं हमारे पास जितने भी। सर, ये तो है, मैंने हर बुक के ऊपर एक मार्क देखा हुआ है कि ये इस ईयर की है, ये इस ईयर की है, और इनकी क्वालिटी देख के बताया जा सकता है कि आपने कितने अच्छे से इन्हें प्रिजर्व किया है। तो सर, अब आते हैं मेन बात पे। जो मेरा सबसे पहले जब मैंने आपके बारे में सुना तो मेरे दिमाग में जो सवाल आया था वो ये, लोग सोचते हैं कि वो जहाँ हवा बह रही है उसकी तरफ जाएं। आपने डिसाइड किया कि आप थोड़ा उल्टा चलें। लोग जहाँ पे लीडर्स को फॉलो करते हैं, जहाँ ऑर्गेनाइजेशंस को फॉलो करते हैं, आप वहाँ पे उल्टी दिशा में जा करके बोरोवर्स को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा क्यों सर? मुझे लगता है कि बोरोवर्स के लिए लड़ने से जो है आपका ज़्यादा, अपनी जो जिस वजह से मैं इस पेशे में आया कि मैं लोगों को न्याय दिलवाऊं या लोगों के लिए न्याय के लिए लड़ूं, वो मैं अपनी ड्यूटी यहाँ पे डिस्चार्ज कर पा रहा हूँ। बहुत सारे बोरोवर्स को अपने राइट्स के बारे में नहीं पता होता, और बैंक उनके साथ जब गलत व्यवहार करता है या उनके लिए गलत तरीके से कार्रवाई करता है, तो मुझे इस बात का बड़ा दिल को तसल्ली मिलती है कि मैंने उनको जब न्याय दिला के उनको रिलीफ दिलाता हूँ या उनके झगड़ों को निपटारा करवाता हूँ, तो उससे मुझे बहुत अपनी सुकून और शांति मिलती है अपने लिए।
सर ये तो आप मुझे बता दिए कि आपको इस वजह से होता है सर, लेकिन हर किसी की लाइफ में एक इंसिडेंट होता है कि अब ये नहीं ये करना है। भीड़, वो कहते हैं ना कि भीड़ से हट के आगे का काम करने के लिए ना आपके दिमाग में एक तो अलार्म बेल बजती है। आपकी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट या वो अलार्म बेल वाला मोमेंट कब था? 2003 या 4 में जब ये सरफेसी एक्ट आया 2002 में, हम्म। श्री अरुण जेटली जी ने इसको बनाया था। हम्म। तो 2003-4 में एक हमारे पास एक केस आया था होटल इंडस्ट्री से लेके। मुझे नाम लेने में तो थोड़ी सी, मेरा एडवोकेट एक्ट मुझे रोकता है कि मैं अपने क्लाइंट की डिटेल्स ना बताऊं। हाँ। लेकिन उस होटल इंडस्ट्री में हमने उनके लिए बहुत जद्दोजहद की और बैंक से हमने उसमें रिलीफ जब लिया, तब मुझे लगा कि मैं इस काम में आगे बढ़ के अपने क्लाइंट्स को या अपने बोरोवर्स को या अपने जनून जिसे कहते हैं कि मुझे इसमें बोरोवर्स की तरफ से लड़ना है या इंस्टीट्यूशंस की तरफ नहीं जाना है, उसको मैंने रिलीफ दिलाया। तो तब मुझे लगा कि मैं इस काम में आगे बढ़ सकता हूँ, और मैंने फिर उसके बाद से आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा किसी भी ऐसे। सर हाउ थॉटफुल, और ये कितनी प्रोवोकिंग जर्नी रही होगी वो आपके काम से मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। आप अक्सर एक बात बोलते हैं, वो बात ये है कि आप कहते हैं कि जो होम लोन है उसकी ईएमआई और जो आपके बिजनेस लोन्स हैं उसकी ईएमआई, ये जो है ये बहुत अनफेयर है। ऐसा आपको क्यों लगता है? मेरा बहुत टाइम से भारत सरकार से भी और बैंकिंग इंडस्ट्री से भी और वित्त मंत्रालय से भी मैंने कई बार यही कहा है कि जो ये एक्ट बनाया हुआ है, सरफेसी एक्ट बनाया हुआ है, इसमें कोई भी खाता वो एनपीए 90 दिन के अंदर हो जाता है। हाउसिंग लोन के लिए मेरा ये कहना है कि जो लोग मकान लेते हैं, इंडिया में लेते हैं, उनकी इमोशनल बॉन्डिंग से उस मकान के साथ होती है, और वो रीपेमेंट का जो पीरियड होता है वो 20 साल से लेके 25 साल तक के पीरियड में होता है कि जो उसको ईएमआई पे करनी होती है। और हिंदुस्तान में अगर आप रह रहे हैं तो हर आदमी को यही होता है कि मेरा एक अपना मकान होना चाहिए, मैं उस छत के नीचे रहूं। लेकिन रीपेमेंट की जब बात आती है तो वो हमारे यहाँ क्योंकि सोशल सिक्योरिटी नहीं है, उस सोशल सिक्योरिटी में कई बार ये होता है कि वो इंसान अपनी ईएमआई नहीं भर पाता। तब बैंक क्या करता है, उसको इंडस्ट्री की तरह डील करके दोनों खातों को, होम लोन को भी या इंडस्ट्रियल लोन या ओवरड्राफ्ट लिमिट या जितने भी कैटेगरी के लोन्स और फाइनेंशियल एडवांसेस हैं, उसको एक ही तराजू से तौलता है। तो मेरा ये भारत सरकार से आपके थ्रू भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको थोड़ा सा कंसिडर करे कि जो होम लोन्स वाले मैटर्स हैं वो 3 महीने में एनपीए ना करके 12 महीने का उनको समय दिया जाए, ताकि वो अपने उस इमोशंस को और बॉन्डिंग को अपने पास सजो सकें और रीपे कर सकें। अगर 12 महीने के बाद भी कोई इंसान अपने घर की किस्त नहीं दे पा रहा है तो फिर उसको इस सरफेसी एक्ट के परव्यू में लाना चाहिए। वो तो ठीक है सर। अभी कैमरा चालू होने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मेरे सर से पहले बात हो रही थी और सर ने मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताया। वो था सर करेक्ट करिएगा अगर मैं गलत बोलूं, वाइट कॉलर क्राइम की बात करें। हाँ, वाइट कॉलर क्राइम। सर उसके बारे में मेरे दर्शकों को थोड़ा बताइए, क्योंकि वो जान के मुझे बड़ा अच्छा लगा था, मतलब काफी इंटरेस्टिंग था वो। ऐसा नहीं है कि सारे बोरोवर जो हैं वक्त के मारे हुए हैं। हाँ, कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं जो इंटेंशनल हैं, जो बैंक का पैसा अपना पैसा समझ के धोखा देते हैं, बैंक्स को देते हैं और पैसे को डाइवर्सिफाई करते हैं अपने हित के लिए, और ये भी जानते हुए कि ये पैसा पब्लिक मनी है। और ये एक्ट जब आया तब भी गवर्नमेंट का यही वो था कि उनकी दूरअंदाजी यही थी कि उसको पैसा वसूल करने के लिए उसके लिए सख्त कानून बनाए जाएं। लेकिन एक सख्त कानून बनाने के साथ साथ इसमें इतनी लापरवाहियां और इतने लूप होल्स हैं जिसको कि बैंक के अधिकारी पूरी अज्ञानता में उसके जब काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट में कहीं नहीं जाना होता। जो भी है ट्रिब्यूनल है, एक प्रोसीजर है जो बैंक को भी फॉलो करना है और बोरोवर को भी फॉलो करना है। मेरा ये कहना है कि दोनों ही गलती कर जाते हैं। बैंक क्योंकि इंस्टीट्यूशन है वो ज़्यादा गलतियां करता है, उन्हीं गलतियों का फ़ायदा उठा के वो बोरोवर भी बचता है, या जो वाइट कॉलर क्राइम करने वाले हैं या जो विलफुल डिफ़ॉल्टर्स हैं या जो इंटेंशनल डिफ़ॉल्टर्स हैं वो इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। हाँ, और ये आपने इन्फॉर्मेशन दी सर। एक सेकेंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। आपने मुझे एक और टर्म के बारे में बताया था, वो था कोर्ट फी। जी, वो क्या चीज़ है सर? मैं जितने भी बोरोवर्स हैं या इंस्टीट्यूशनल्स हैं वो क्या करते हैं, बोरोवर्स को मैं ये आगाह करना चाहता हूँ कि बैंक जब भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई करता है, जितना भी खर्चा है वो बोरोवर के सिर पे ही पड़ता है।
वो बोरोवर का अकाउंट ही डेबिट करता है, चाहे बैंक केस फाइल करे अपने बोरोवर के खिलाफ या गारंटर के खिलाफ या अदरवाइज, या वो खुद करे, उसका खर्चा वहन उसी अकाउंट होल्डर को करना है, बोरोवर को करना है। और गवर्नमेंट ने जो इसमें रिलीफ दिया हुआ है, जहाँ पे एक बोरोवर अपनी बात को लेकर ट्रिब्यूनल में जा सकता है, उसके लिए कोर्ट फी बहुत ज़्यादा है वो जो ली जाती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि उस कोर्ट फी को अगर वो लेते भी हैं तो उसको सरकार को थोड़ा सा कम करके जो वो पैसा कोर्ट फी के रूप में जमा करवा रहा है वो उसके अकाउंट में ही क्रेडिट कर दिया जाए, ताकि उसकी लायबिलिटी थोड़ी सी कम हो। ये मेरा एक आपके द्वारा, मैं आपके द्वारा बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो मैं चाहूँगा कि सरकार तक पहुँचे या हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे जहाँ तक हम पहुँचाना चाहते हैं, वो वाली बात है। सरकार सुने ना सुने, आपको लोग ज़रूर सुनेंगे सर। तो उन्हीं लोगों का एक सवाल मैं आपसे पूछती हूँ। हमारे देश में सर अगर हम बात करें तो स्मॉल बिजनेसेस, हर दूसरा तीसरा इंसान चाहता है कि वो अपना काम कुछ शुरू करे। अगर आप आज किसी भी यूथ से बात करें, चाहे वो जेनजी हो, चाहे वो मिलेनियल हो, चाहे वो कोई हो, वो हमेशा चाहते हैं कि हम अपना कोई काम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन इसकी एक विडंबना है, जब आप कोई छोटा काम शुरू करना चाहते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो फेल हो जाएगा। और ऐसे केस में जब बैंक से लोन लिया है और हम फेल हो गए, तो हम तिलमिला जाते, झटपटाने लगते कि अब करें क्या। तो एज एन एडवोकेट, एज एन लॉयर, आप उनको क्या एडवाइस देंगे कि क्या करना चाहिए? मैं उन सभी लोगों को जिन्होंने छोटे लोन्स लिए हुए हैं या एमएसएमई लोन्स लिए हुए हैं, या जो स्टार्टअप्स हैं नए, जो जेनजी कह रही हैं, या जो आजकल स्टार्टअप्स का आ रहा है, मैं ये कह रहा हूँ अगर उनका कोई बिज़नेस ख़राब हुआ है या ख़राब होने के कगार पे है, जब उसको रेड फ्लैग मिले किसी भी चीज़ का, या मुझे पता चले कि ये मेरा बिज़नेस ख़राब होने वाला है, तो वो घबराएं ना, वो अपने ही बैंक के पास जाएं और उनको बोलें कि जी हमें थोड़ा पैसा और दें। गवर्नमेंट की बड़ी क्लियर कट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट ने सुविधाएं सबके लिए दे रखी हैं। अगर आप अपने बैंक के पास जाके दोबारा मांगेंगे तो मैं समझता हूँ उसको हमारी टेक्निकल भाषा में रीस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। अगर बोरोवर बैंक के पास जाएगा कि जी मेरे लोन को रीस्ट्रक्चर कर दिया जाए या मुझे थोड़ा पैसा और दे दिया जाए, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी बैंकर किसी भी इंडस्ट्री को बंद नहीं करना चाहता। इंडस्ट्री चलेगी, बैंक्स चलेंगे, तभी हमारी इकोनॉमी ठीक रहेगी। लेकिन बोरोवर या वो जो जेन जी कह रहे हैं या जो स्टार्टअप वाले हैं, वो बहुत जल्दी घबरा गए अगर और अपने बैंक के पास नहीं जाएंगे, तो उनका तो फिर दरकिनार और ये जो है वो आपको परेशानी में लाएगा। वो पैसा, पब्लिक का पैसा, भारत सरकार को भी नुकसान में रहेगा, उसके लिए खुद भी निजी स्तर पे उसके लिए नुकसान में रहेगा। हाँ सर, यही होता है ना सर, जब कोई इंसान कोई लेंड करता है, कुछ बोरो करता है, तो उसको सबसे पहले लगता है कि अपने आप को किस तरह से बचा लिया जाए। तो इतनी सारी चीज़ें उस समय उसके दिमाग में नहीं आती हैं। चूँकि आप इस फील्ड में हैं, आप इतने समय से लोगों को देखे हैं, तो आपकी एडवाइस की तो हमारी जनता को ज़रूरत थी। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि 2018 में आपको उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अवार्ड दिया था। इसके बाद आपकी सक्सेस के बारे में तो ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है। मैं दर्शकों को भी यही बता रही हूँ इतनी देर से। आपकी लाइफ में सर ऐसा कोई एक केस जो आपने हैंडल किया हो, जो आपको लगा हो कि भाई ये बहुत अलग केस था, या ये दिस इज समथिंग डिफरेंट जो मैंने अभी तक नहीं किया, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? मेरे पास लगभग जितने भी केस आते हैं सब हाँ। अलग ही अलग तरीके के होते हैं। लेकिन कुछ केसेस, हाँ आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें लगता है कि काम कर सकते हैं हम। बहुत सी इंडस्ट्री, मैंने आपको बताया ना, कुछ इंडस्ट्रीज़ सर्कमस्टेंशली, कुछ इंडस्ट्रीज़ इंटेंशनली, वो जब ख़राब होती हैं तो उनमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे आते हैं। जैसे कोरोना का दौर आया, उस कोरोना के दौर के दौरान उत्तराखंड गवर्नमेंट में जब दो कोरोना फेस किया, एक 2013 की त्रासदी से फेस करी, उसमें होटल इंडस्ट्री की जितनी भी या ट्रैवल इंडस्ट्री से जितने भी रिलेटेड लोग थे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। बैंक लोन भी डिफ़ॉल्ट्स हुए, बैंक लोन ख़राब भी हुए, क्योंकि बैंक अपनी लोन को जब देता है तो प्रॉपर्टी मॉर्टगेज करके सिक्योर कर लेता है। और ऐसा नहीं है कि कोर्ट में नहीं सुना जाता। अभी हाल फिलहाल में 3 साल पहले भारत सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने ट्रिब्यूनल्स में, जबकि पहले वकील भी या आमजन भी उसके प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पीठासीन अधिकारी बन जाते थे, अब उन्होंने कहा है कि नहीं, अब जो है वो जो भी अगर इसके पीठासीन अधिकारी या प्रिसाइडिंग ऑफिसर होंगे वो जुडिशल बैकग्राउंड के होंगे। उनके आने से बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा न्याय लोगों को मिल रहा है। वो देख पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं हमारी जुडिशरी
एनालाइज कर पा रही है कि उसको हमने बोरोवर को रिलीफ देना है या बैंक को रिलीफ देना है। दोनों की कमियां निकाल के मामला सेटल करा के एमिकेबली सेटलमेंट कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा वित्त मंत्रालय को, भारत सरकार को, कि उन्होंने ये निर्णय लेके जो पीठासीन अधिकारियों का जो नियुक्ति है वो जुडिशियल ऑफिसर्स की करके या उनकी अपेलेट कोर्ट में भी हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति करके बहुत बड़ा एक कदम उठाया है, जो कि बहुत बधाई के पात्र हैं। सर, बात सही है कि अगर आप उसी फील्ड के इंसान को उसी जगह बैठा ले जहाँ वो डिज़र्व करता है, तभी आपको सक्सेस दिखेगी, तभी आपको चेंज दिखेगा। मेरा सवाल आपसे ये है सर, आपको इस समय मुझे लगता है हिंदुस्तान के लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है, और उनमें से कितने सारे लोग होंगे जो लॉ करना चाहते हैं, या कुछ लॉ कर रहे होंगे या प्रैक्टिस कर रहे होंगे। लोगों के दिमाग में जब वो आते हैं तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई रहती हैं, और आप 30 साल से इस इंडस्ट्री में हैं, आप उनको एक क्या एडवाइस देंगे? आपका कहना ठीक है कि मैं 30 साल से हूँ, लेकिन मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ लीगल इंडस्ट्री में ही पैदा हुआ हूँ। मेरे फादर, मेरी मदर लीगल बैकग्राउंड रही, और बड़ी हास्यास्पद बात यह है कि मेरे को तो विरासत में भी और दहेज में भी वकालती मिली है। लेकिन इसके अलावा भी मैं ये कहना चाहूँगा, जो नए अपकमिंग बच्चे आ रहे हैं, जो लॉ करके आ रहे हैं, वो थोड़ा सा अपना ध्यान हार्ड वर्किंग की तरफ दें। एकदम बहुत ज़्यादा ग्लैमर को और ये जो दिखता है कि जी बहुत सीनियर्स हैं, बहुत ज़्यादा फीस लेते हैं, उनको ग्राउंड लेवल से अपने को अपडेट करना पड़ेगा। ग्राउंड लेवल से ही उनको अपनी तैयारी करनी पड़ेगी, ग्राउंड लेवल से ही उनको अपनी मेहनत करनी पड़ेगी। और कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी इंसान एकदम सक्सेस लेवल पे नहीं आता। उसके पीछे उसकी हार्डशिप्स, उसकी हार्ड वर्क, उसका टाइम, उसका डेडिकेशन, परिवार को लूज़ करना पड़ता है अपने, अगर प्रोफेशन को आपको सक्सेस में लेना पड़ता है। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सर ने मेरे से, अभी तो पता नहीं सर क्यों नहीं बता रहे हैं ये बात, लेकिन ये काफ़ी इंस्पायरिंग बात थी जो आप लोगों को पता होना चाहिए। सर अपनी एनिवर्सरी हो, चाहे उनके परिवार में कोई, चाहे उनके घर में किसी का बर्थडे हो, कोई फेस्टिवल हो, कुछ भी हो, वो सिर्फ सैटरडेज मनता है, राइट सर? बिल्कुल ठीक बात। ऐसा क्यों है सर, ये ज़रा बता दीजिए एक बार फिर से सबको। अपने क्लाइंट्स के लिए कमिटमेंट्स, अपने प्रोफेशन के लिए कमिटमेंट्स आपको नहीं परमिट करती हैं कि आप अपने क्लाइंट को परेशान करके या उसका काम ना करके आप जो हैं अपने परिवार में अगर मिल रहे हैं तो इस प्रोफेशन को ना चुनें। आप अगर प्रोफेशन में आते हैं, खासकर वकालत के पेशे में आते हैं, तो आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अपने क्लाइंट के हक़ के लिए लड़ें। उस हक़ के लड़ने के लिए समय को अगर आप देखेंगे कि जी मैं अपने परिवार में आज बर्थडे है तो मैं आज नहीं जाऊंगा, मेरा आज तक का रिकॉर्ड आप निकाल के देख सकती हैं कि मैंने आज तक कभी भी एडजमेंट कोई नहीं लिया। मैं हमेशा प्रिपेयर्ड गया हूँ कोर्ट में। अक्सर ये हुआ है कि सामने वाला आके, दूसरा पक्ष, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं वो एडजमेंट सीख करते हैं। हम बोरोवर्स के वकील, मैं खास करके तैयार रहता हूँ विद एवरी टाइम ऑल आर्ग्यूमेंट्स। मेरी शायद ही आपको कहीं बहुत अतिशोक्ति हो जाएगी कि मैंने कभी एडजमेंट ली, लेकिन 99% मैंने आज तक अपने किसी भी केस में आज तक कोई एडजमेंट नहीं ली। अपने 30 वर्ष के कैरियर में मेरी कोई एडजमेंट नहीं है। क्या बात है सर, ये तो काफ़ी बड़ा रिकॉर्ड भी है। मेरा सवाल आपसे अगला जो है वो ये है कि जो लोग आपको देख रहे हैं, जिनको पता नहीं है कि ये किस तरह से चीज़ें काम करती हैं, ऑब्वियस सी बात है, सब किसी को फाइनेंस का नॉलेज नहीं है, सब किसी को लॉ का नॉलेज नहीं है, तो आप क्या मुझे वो मेजर फ्रॉड बता सकते, वो ट्रैप जिसको आपने एक शब्द दिया था, हनी ट्रैप, वो आप मुझे वो ट्रैप्स बता सकते कि ये नहीं, हनी ट्रैप नहीं, मैं ये कहता हूँ कि इंसान हनी ट्रैप से बाहर आ सकता है, हाँ, लेकिन फाइनेंशियल ट्रैप से बाहर नहीं आ सकता। ये जो हम लोग क्रेडिट कार्ड्स की और जितने भी लोन्स की ऑफर्स आती हैं, या जितने भी हम लोगों को ये लगता है कि हाँ कि हमें ये यहाँ से बेनिफिट मिल सकता है, आप अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो आप ये सोच के मत लीजिए कि मुझे जो है पैसा मिल गया, ये पैसा मेरा है। आप ये लोन समझ के लीजिए कि ये पैसा है, मुझे इसे ब्याज समेत लौटाना है और मुझे उस इंडस्ट्री से कमा के लौटाना है। जहाँ तक रहा बैंकिंग इंस्टीट्यूशन का सवाल, बैंक वाले भी आपको कई बार प्रेरित करेंगे कि अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है और उस लोन की आपकी इंस्टॉलमेंट या इंटरेस्ट या कोई भी उसका रीपे नहीं हो पाया, आपको ही बैंक वाले प्रेरित करेंगे कि आप पर्सनल लोन ले लीजिए, इसको यहाँ पे चुका दीजिए, थोड़ा पैसा आप अपने लिए यूज़ कर लीजिए। वो
हनी ट्रैप नहीं कहूँगा, लेकिन फाइनेंशियल ट्रैप है। फाइनेंशियल ट्रैप। मैं सारे लोगों को आगाह करूँगा कि इस टाइप के फाइनेंशियल ट्रैप्स में ना पड़ें। अगर आपका लोन ख़राब हो रहा है, आप जाके बैंक को बताएं। आप अपने डेटर्स जो आपका माल के पैसे नहीं दे रहे हैं, मेरा आप सबको यही कहना है कि आप जाएं और आप जाके बैंक को बताएं कि मैंने फलां फलां लोगों से इतना पैसा लेना है। उनकी लिस्ट बाकायदा उनके नाम के साथ, उनके जीएसटी नंबर के साथ बैंक वालों को दें। एक बहुत बड़ी बॉरोवर जो गलती करता है, और बैंक वालों को भी ये मालूम होता है, वो गलती ये करता है कि जितना उसका अमाउंट आउटस्टैंडिंग उसकी तरफ होता है, वो उतने की ही स्टॉक स्टेटमेंट भर के बैंक में सबमिट कराता है। मेरा ये सबको कहना है कि जो आपकी एक्चुअल फिगर्स हों वही बैंक को एनलाइटन करें, और बैंक से अपनी मदद मांगें, और बैंक के पैसे को जो आपको मिला हुआ है उसको आप अपना पैसा अपने निजी योग में ना, प्रयोग में ना लेके, जिस बिज़नेस के लिए या जिस पर्पज़ के लिए आपने वो लोन लिया है उसी में लगाएंगे, तो शायद आपको मेरी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सारी जो कम्युनिकेशन होगी ये आपको ओरली नहीं करनी। मेरा, हाँ, एक बात बहुत अच्छी ये बात आपने कही है कि जो भी बैंक से आप बात करें तो वो लिखित पत्राचार या रिटन कम्युनिकेशन के बीच में करें, बिकॉज इन एब्सेंस ऑफ दैट रिटन कम्युनिकेशन बैंक के ऑफिसर्स भी अपने आप को अवॉइड कर लेते हैं, अपनी उससे डिस्चार्ज कर लेते हैं, और आपके पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं रहता जो कि आप कानून में या कोर्ट ऑफ लॉ में जाके अपनी बात रख सकते हैं कि मेरा इनसे ये कम्युनिकेशन हुआ था। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ मैडम कि ये जो लोन्स लेते हैं वो लोग क्या हाँ, वो आपको मैं बताता हूँ। लोन मान लो ये ना कोरोना में बात सामने आई, आपने लोन लिया, किसी क्लाइंट ने लोन लिया, अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दी। फैमिली मेंबर्स तो सोच के चल रहे हैं मेरे पास 1000 गज की कोठी है, मेरी फैक्ट्री है, और उसकी डेथ हो गई, सडन डेथ हो गई, या उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई, तो परिवार तो ये सोच रहा है कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर्ड हूँ, मेरी कोठी है और ये है, और कुछ टाइम बाद बैंक आता है और वो बताता है कि जी आपका ये सारा लोन जो है ये प्रॉपर्टी मॉर्टगेज है, बैंक इसको बेचेगी। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी लोग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं वो अपने परिवार और अपने बच्चों वालों को इसमें बताएं कि हमने इस बैंक से यूजली लोग नहीं बताते हैं। तो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मान लो आपने मकान है, मैंने मकान गिरवी रख दिया, घर वालों को पता ही नहीं कि ये मकान गिरवी है। मेरे बच्चे, मेरी बीवी वो ये सोच के चलने जी हमारे पास घर तो है रहने को, मेरा कुछ हो जाता है, मेरे साथ मिसहैपनिंग हो जाती है, थोड़े दिनों बाद 6 महीने बाद बैंक आता है, मेरी प्रॉपर्टी का कब्जा लेता है, उसको बेच देता है, मैं बेघर हो जाता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि उन परिवार वालों को ये बात मालूम होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी रहन में रखी हुई है, सो दैट कि कल को वो उसके मिसहैपनिंग के साथ टाइमली एक्शन ले सकें फॉर सेविंग द मॉर्गेज प्रॉपर्टी और फॉर द डिस्चार्जिंग और द रीपेमेंट ऑफ द लोन अकाउंट। सर आजकल बैंक्स जो हैं वो रिकवरी एजेंट्स हायर कर लेते हैं, उस पर आपका क्या कहना है सर? ये एक बहुत बड़ा बैंकों द्वारा बोरोवर को परेशान करने का एक तरीका है, और अगर मैं एक बात कहूँगा तो बहुत कंट्रोवर्शियल हो जाएगी कि बैंक अपने कुछ लोगों को फ़ायदा देने के लिए या अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए रिकवरी एजेंट अपॉइंट कर देते हैं। वो रिकवरी एजेंट बैंकिंग नॉर्म्स के हिसाब से रिकवरी ना करके, जबकि उनके लिए डेट रिकवरी एजेंसी रूल्स बने हुए हैं और उनको बाकायदा कोर्स भी होता है, लेकिन वो कोर्स शायद कोई नहीं करता, और बैंक उनको आगे जिस एजेंसी को देता है वो आगे अपने लड़के रख लेते हैं, और वो जाके वहाँ पे उनके परिवार वालों के साथ या इंडस्ट्रीज के साथ जिनका माइंडसेट और माइंड लेवल इतना नहीं होता कि उनसे बात कर रहे हैं, वहाँ जाके बदतमीज़ी करते हैं, उनको हड़काते हैं। हमारे यहाँ डेट रिकवरी एजेंसी रूल्स में ये दिया हुआ है कि अगर कोई एजेंट जाएगा तो बैंक उस बोरोवर को पहले बताएगा कि हमने ये रिकवरी एजेंसी अपॉइंट कर दी है। दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ा जो पैसे का लेन देन है, बैंक उनको 5%, 10% रिकवरी चार्जेस पे करता है, जो कि छोटे लोन्स में तो अगर कहा जाए तो ठीक है कि जो आदमी काम कर रहा है दे सकते हैं, लेकिन जो बड़े लोन्स हैं उसमें 10% देना या 5% देना, वो एक इतना बड़ा अमाउंट है जो कि बोरोवर की पॉकेट पे ही पड़ता है। क्योंकि मैं बोरोवर्स को और गारंटर्स को तरफ ही रिप्रेजेंट करता हूँ। ऑक्शन परचेजर के लिए तो ये है कि प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो डिस्प्यूट में आया तो वो हम लोग करते हैं। अगर बोरोवर्स और गारंटर्स की बात करें, अगर 10% का पैसा
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकवरी एजेंट को ना दे के उस बोरोवर को उसकी छूट दे दे तो मैं समझता हूँ कि बोरोवर के आधे मसले तो निपट जाएंगे। हाँ। और रिकवरी एजेंट नहीं चाहता कि वो लोन अकाउंट सेटल हो बगैर उसके, क्योंकि उसका अपना इंटरेस्ट छुपा रहता है। वो बोरोवर को भी 2 नंबर में पैसे लेता है, रिश्वत के पैसे लेता है कि मैं तेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करूँगा, और उधर बैंक से भी अपनी कमीशन, जब रिकवर होगा लोन या सेटल होगा तो वो उससे अपना पैसा लेगा। सर अभी जब आप ये बता रहे थे एजेंट्स के बारे में, रिकवरी एजेंट्स के बारे में, तो मुझे एक बहुत सवाल याद आ गया, मतलब बहुत टाइम से मेरे दिमाग में भी था। लोगों में हिंदुस्तान में यूजुअली ऐसा होता है कि 2 तरह के लोन होते हैं, फॉर्मल लोन एक इनफॉर्मल लोन, ये तो आइडिया है सबको। हमारे देश में लोग ज़्यादातर इनफॉर्मल लोन्स की तरफ जाते हैं जिसके बाद वो फंस जाते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मतलब फॉर्मल लोन्स के लिए ऑब्वियस सी बात है सर, जब लिखा पढ़ी ज़्यादा होता है तो हिंदुस्तान में जो लोग ज़्यादा नहीं पढ़े लिखे हैं वो भागने की कोशिश करते हैं, इनफॉर्मल लोन्स के ट्रैप में वो फंस जाते हैं। अगर वहाँ वो फंस गए तो निकालने का कोई तरीका होता है उनको? निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि आप जो भी बैंक से मदद ले। इनफॉर्मल लोन में सर, जहाँ बैंक इन्वॉल्व ही नहीं है, मैंने आपसे पैसा ले लिया, जी ठीक है, और आप कोई सेठ वगैरह हैं, अब मैं जी। वहाँ फंसती चली जा रही हूँ। हमारे उसमें एक्ट में नई अमेंडमेंट्स आई हुई हैं, लेकिन वो अभी इंडिविजुअल के लिए इनकॉर्पोरेट होनी है मिनिस्ट्री की तरफ से, वो पेंडिंग है। जिस दिन वो आ जाएगा तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंडिविजुअल लोन्स की भी जो समस्याएं हैं उसका भी निदान डीआरटी के द्वारा कर दिया जाएगा। अभी एज सच कुछ नहीं? अभी ऐसा इंडिविजुअल के लिए कोई नहीं है, कॉर्पोरेट गारंटर्स के लिए है। इसके लिए एक अलग भी बना हुआ है, एनसीएलटी बना हुआ है, जो हमारे ऑफिस का दूसरा पार्ट है। कभी अगर आप आएंगे तो हम आपको एनसीएलटी के बारे में भी इसके ऊपर पूरा आपको देंगे, जहाँ पे कंपनीज और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बैंक और कंपनीज अपनी इंसॉल्वेंसी के लिए या अपने पैसे के लिए। मैं आपको छोटा सा एक लास्ट में ये बताना चाहूँगा, जो डीआरटी बनी हुई हैं या डीआरएटी है या जो इस मैटर्स में डील कर रही हैं, वो बैंकों के पैसे के रिकवरी का पर्पज़ है उनका। जो एनसीएलटी वगैरह, जो आईबीसी बना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आया, वो बना हुआ है बैंक इंडस्ट्रियों को संभालने के लिए, रीस्ट्रक्चर करने के लिए। ये एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है। आज क्योंकि डीआरटी की बात हो रही है तो हम सिर्फ डीआरटी के बारे में ही आपको ये बताएंगे कि बैंकिंग रिकवरी का पर्पज़ एक टूल है पैसा रिकवर करने के लिए। लेकिन मेरा आपको बार बार यही कहना है कि बैंक के अधिकारियों को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है जो इस पैसे को रिकवर करने के लिए गलतियां ना करें। चीफ मैनेजर स्केल 4 एंड अबव ऑथराइज ऑफिसर बनता है जो इस मैटर को हैंडल करता है, लेकिन उसको भी इस टूल्स को यूज़ करने का या इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने का उसको पूरा ज्ञान नहीं है। जहाँ ज्ञान नहीं होता है वहीं जाके दिक्कतें बढ़ जाती हैं। पता नहीं चला कैसे आखिरी सवाल पे मैं आ गई अभी। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, जो लोग आपको देख रहे हैं, वो तो मेरा वो सवाल था कि जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, जो लॉ प्रैक्टिस करें, जो लोग आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहेंगे? एक मैसेज आपकी तरफ से। क्या मैसेज दूँ मेरे पास? बस यही कहूँगा कि जो भी आप बैंक से पैसा लें उसको अपना पैसा समझ के उसको रखें ध्यान से, उसका ब्याज टाइमली पे करें, अपने खाते को ख़राब होने से बचाएं। और आजकल तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिबिल शुरू कर दिया है। अपना सिबिल रिकॉर्ड ख़राब करेंगे तो भविष्य में आपको कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा। आपका अगर सिबिल ख़राब है, कल को आपके बच्चे बड़े होंगे तो आपको कोई एजुकेशन लोन नहीं मिल पाएगा। तो मेरा तो सबको यही कहना है कि अपने फाइनेंसेस को ठीक रखें, कम से कम बैंक से लोन लें। लेकिन कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो बिना लोन्स के या बिना फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की हेल्प के नहीं चल सकती हैं, या इतना आप, कई बार आदमी का विजन बड़ा होता है तो उसके पास फाइनेंसेस नहीं होते। तो मेरा यह है कि अपनी एक पुरानी कहावत थी जो हमें, अपनी चादर के हिसाब से पैर पसारें। अगर उससे बाहर जाएंगे तो वो आपके लिए दुखदाई होगा और दिक्कत आएंगी। सर ये काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है और मुझे लग रहा है कि आपने इस इंटरव्यू में ये बात को कम से कम नहीं तो 3-4 बार कोड डिकोड करके, अंडरलाइन करके आपने लोगों को बताया है। तो आप लोग प्लीज़ ये भूलेगा नहीं, क्योंकि सर ये बार बार आपको बताया, इसका मतलब ये बात ध्यान में रखने वाली है। सर आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, हमारे दर्शकों को बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, एंड आई थिंक ये मेरे साथ तो अब जब तक मैं ज़िंदा रहूँगी तब तक रहेगी ये। थैंक यू सो मच। थैंक यू, धन्यवाद।